राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आज आपके लिए लेकर आया हूं स्पेशल क्लास बिहारी जी पर। बिहारी और बिहारी सतसई पर आधारित आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें हम बिहारी सतसई और बिहारी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बेहद खास हैं। सतसई हिंदी साहित्य का बहुत अनमोल ग्रंथ है। सतसई से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और बिहारी लाल भी एकदम अनोखे कवि हैं हिंदी के। रीतकाल के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं बिहारी लाल, रीत सिद्ध कवि हैं। तो बिना किसी देर के चलिए सीधे सीधे चलते हैं और सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाया करें, धीरे धीरे जुड़ते हैं और क्लास को शेयर भी कर दिया करें शुरुआत में ही, जिससे सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाया करें। चलिए तो बिना किसी देर के फटाफट बिहारी लाल पर बात करते हैं। शीघ्रता के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, व्याख्या नहीं करेंगे और कम समय में अधिक प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। बिहारी स्पेशल, ठीक है। बैठ रही अति सघन वन, पैठ सदन तन माह। बैठ रही अति सघन वन, पैठ सदन तन माह में किसका वर्णन है? हरियाली का, शोभा का, छाया का, शीतलता का। ये बिहारी दोहा की, बिहारी लाल के बिहारी सतसई का एक दोहा है और उस दोहे की एक पंक्ति है। तो इस पंक्ति के आधार पर आपको ये बताना है कि ये पंक्ति काय से संबंधित है। इसमें काय का वर्णन है। बताइए। बैठ रही अति सघन वन, पैठ सदन तन माह में वर्णन किसका है? तो बताइए किसका वर्णन है? हरियाली का है, शोभा का है, छाया का है या शीतलता का है? तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है भाई। बिहारी सतसई आपने पढ़ी होगी तभी इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे और इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे जो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है। तो बिहारी सतसई बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और बिहारी सतसई से ही ये सब हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए तो इसमें छाया का वर्णन है। काय का वर्णन है? छाया का, ठीक। छाया का वर्णन बिहारी लाल जी ने किया है इसमें, ठीक है। मतलब ये है कि ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी इतनी गर्मी है कि छाया भी छाया ढूंढ रही है, ठीक है। छाया भी क्या ढूंढ रही है? छाया। तो पहले प्रश्न का सब विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, शीघ्रता से चलते हैं, ठीक है। चलिए भैया, दूसरा प्रश्न है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए में कौन सा अलंकार है? मुख्य अलंकार भी लिखा है यहाँ, में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्त प्रकाश, अनुप्रास, श्लेष, विरोधाभास। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, बार बार पूछा जाता है ये उदाहरण। और ये विरोधाभास का उदाहरण है, विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, काले रंग में जैसे जैसे बूढ़ो वैसे वैसे उज्जवल हो। काले रंग का मतलब कृष्ण के रंग में, कृष्ण के प्रेम में। काले रंग में डूबने पर काला होता है, लेकिन कृष्ण के प्रेम में काले में जो डूबने पर उज्जवल होता है, मन पवित्र होता है। इसलिए यहाँ क्या है? विरोध का आभास है लेकिन विरोध है नहीं, इसलिए यह है विरोधाभास, ठीक है। चलिए भैया अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर फटाफट। बिहारी कैसे कवि हैं? बताओ, बिहारी कैसे कवि हैं? रीत मुक्त, रीत सिद्ध, रीतबद्ध, अलंकृत। तो रीत सिद्ध कवि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल भी है और बहुत पूछा भी जाता है। तीसरा प्रश्न हो गया। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, रीतकाल के सबसे लोकप्रिय कवि कौन से हैं? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता दिया, पूरे रीतकाल के सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रसिद्ध कवि हैं बिहारी लाल जी, ठीक है। तो सबसे लोकप्रिय कवि, रीतकाल के सबसे लोकप्रिय कवि कौन है? बिहारी लाल। प्रिय से अद्वैतता कौन चाहता है? ये सतसई पर आधारित प्रश्न है। प्रिय, अपने प्रिय से अद्वैतता, अद्वैतता कौन चाहता है? पत्नी, प्रेयसी, कानन, सेवक, नैन, विरहेली। बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, प्रिय से अद्वैतता कौन चाहता है? तो प्रिय से अद्वैतता चाहते हैं कानन, सेवक, नैन, ठीक है। अद्वैतता का मतलब है द्वैत माने दो, द्वैत माने दो, द्वैत का अर्थ दो और अद्वैत का अर्थ एक। अद्वैत का अर्थ जो दो न हो, अमाने नहीं, द्वैत माने दो।
जो दो न हो उसे कहेंगे अद्वैत। अर्थात काननचारी नैन प्रिय से अद्वैतता चाहते हैं। काननचारी नैन का मतलब है कान तक फैले हुए। काननचारी कान वन में विचरण करने वाले एक अर्थ होगा। दूसरा कानों तक फैले हुए। कानों तक फैले हुए का मतलब मुंह इधर हो और देख इधर सकें, मतलब इतनी तिरछी नजर से कि कान की दिशा में भी देख सकें। ऐसे नायिका के नेत्र क्या चाहते हैं? अपने प्रिय से अद्वैतता चाहते हैं कि हमारा प्रिय और हम एक हो जाएं, मतलब अलग अलग न रहें। ठीक है, चलिए बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है? तो बिहारी सतसई में रस पूछा जा रहा है। बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है? तो ये बच्चा जाने है कौन सा बिहारी सतसई में कौन सा रस है? वीर रस, शांत रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस है बिहारी सतसई में। इन सभी रसों में सबसे अधिक श्रृंगार रस है। ठीक है, चलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न फिर से, बिहारी सतसई, बिहारी किसके दरबारी कवि थे? बार बार पूछा जाता है, भले ही आपको सरल लगे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरल और कठिन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जो आ रहा है वो सरल है, नहीं आ रहा है वो कठिन है। तो बिहारी जी जय सिंह के दरबारी कवि थे। जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे बिहारी लाल जी। ठीक है, वह विकल्प सही है। 7वां प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न, विरह का ऊहात्मक वर्णन किस कवि ने किया है? विरह का ऊहात्मक वर्णन, विरह का ऊहात्मक वर्णन किस कवि ने किया है? सूरदास, कबीरदास, घनानंद, बिहारी। तो ऊहात्मक वर्णन बिहारी लाल ने किया है। मतलब विरह इनका ऊहात्मक है, मजाक जैसा लगता है। नायिका इतनी गहरी गहरी सांसें ले रही है कि 6 फुट आगे चली जा रही है, 7 फुट पीछे चली जा रही है, 7 फुट आगे जा रही है, 6 फुट पीछे जा रही है, इतनी, और नायिका गायब हो गई है, चांदनी में मिल गई है, घुल गई है, रात में घुल गई है। मतलब इतना ऊहात्मक वर्णन कर दिया है, ऐसा कहा जाता है बिहारी लाल जी ने। ठीक है, चलिए अगला हो गया। 8वां प्रश्न हो गया। फटाफट 50 पर चलना है आज हम लोगों को। ठीक है, अगला है, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुत होय। इसमें कौन सा अलंकार है? जा तन की झाई पर श्याम हरित दुत होय। श्लेष है, श्लेष, हर शब्द में श्लेष है। ठीक है, हर शब्द में श्लेष है। जा तन की झाई पर श्याम हरित दुत होय, कौन सा अलंकार है? जा तन की झाई पर श्याम हरित दुत होय, तो इसमें श्लेष अलंकार हो गया। अब विकल्प सही है। 9वां प्रश्न हो गया। चलो 9 हो गए तो अब 10वें पर चलते हैं बिना किसी देर के। 10वां प्रश्न देखते हैं एकदम फटाफट। बैठ रही अति सघन वन पैठ सतन तन माह, वही दोहा फिर से आ गया। बैठ रही अति सघन वन पैठ सदन तन माह, इस दोहे में किस ऋतु का वर्णन है? बताइए। तो अभी हमने आपको बताया था, छाह भी छाह मांगती है, छाह भी छाह मांगती है। मतलब ये है कि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि छाया भी ये चाहती है कि हमें छाया मिल जाए, मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है। तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है इसमें। ठीक है, कौन सी ऋतु का है? ग्रीष्म ऋतु का। अब विकल्प सही है, ग्रीष्म ऋतु का। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न हो गया। दशक लग गया, चलो 1 दशक हो गया। ठीक, सही दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। 8 मिनट हुए हैं। नल बल जल ऊंचो चढ़े, अंत नीच को नीच। ठीक है, नल बल जल ऊंचो चढ़े, अंत नीच को नीच। नल के बल से जल ऊपर चढ़ता है लेकिन अंत नीच का नीच ही होता है। मतलब जल को नल के बल द्वारा ऊपर पहुंचा दिया जाता है लेकिन फिर भी वो जल कहाँ को जाता है? नीचे को। तो जो नीच होता है वो नीचे ही जाता है, भले ही किसी की संगति से, किसी कारण से वो ऊंचे पद पर, ऊंची प्रतिष्ठा पर पहुंच गया हो, लेकिन एक दिन वो फिर भी नीचे ही जाएगा। तो इसमें काय का वर्णन है? नीति का, श्रृंगार का, भक्ति का, विज्ञान का। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इसमें नीति का वर्णन है। ठीक है, अब विकल्प सही है, वर्णन है इसमें नीति का। ठीक है, जैसे नल के बल से जल ऊपर पहुंच जाता है लेकिन फिर भी नीचे कोई भागता है, ऐसे ही दुष्ट किसी भी प्रकार से, किसी के भी सहयोग से ऊपर पहुंच जाएगा लेकिन भागेगा नीचे कोई, करेगा दुष्टता के ही कार्य, निम्नता के ही कार्य। मनो महामुन में इनमें कौन सा अलंकार है?
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मनो महामन मेन में कौन सा अलंकार है? मनो, मन मानो जन जानो, आपको बता दिया है कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। मन मानो जन जानो, मानह जानह में कौन सा अलंकार होता है इन शब्दों के योग में? ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं, तो वह विकल्प सही हो जाएगा 12वां प्रश्न। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो में कौन सा अलंकार है? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो में कौन सा अलंकार है? ठीक है, अभी तो विरोधाभास था, अब ये दूसरा उदाहरण आ गया, 13वां प्रश्न है। अब ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष है। ठीक है, श्लेष क्यों है? श्याम, काला रंग श्री कृष्ण, ठीक, तो श्लेष माना जाएगा इस इन विकल्पों में। अगला है बिहारी सतसई किस छंद में लिखी है? तो बिहारी सतसई में सबसे अधिक छंद जिसका प्रयोग हुआ है वो दोहा है। ठीक है, सर्वाधिक दोहा प्रयुक्त किए गए हैं, तो बिहारी सतसई में दोहा छंद प्रयोग हुआ है। अगला है 14वां हो गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ठीक है, इह बानक मोमन सदा बसो बिहारी लाल में बिहारी लाल का अर्थ क्या है? कवि, कृष्ण, विष्णु, कवि तथा कृष्ण। ठीक है, इह बानक मोमन सदा बसो बिहारी लाल, इस बिहारी लाल का अर्थ पूछा गया है। तो इस बिहारी लाल अपने आप को भी संबोधित कर रहे हैं और कृष्ण को भी। ठीक है, मेरे मन में बसो बिहारी लाल, तो कवि अपने आप का भी संबोधन कर रहा है यहाँ पर और श्री कृष्ण का भी कर रहा है, तो ठीक इसमें द विकल्प सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न। अगला देखिए 16वां प्रश्न। अब अल रही गुलाब में अपट कटीली डार। अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, अन्योक्ति, श्लेष, असंगति। 16वां बताइए, अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, बताइए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, अन्योक्ति, श्लेष, असंगति। अन्योक्ति, अन्य धन उक्ति, अन्य के बारे में जब उक्ति कही जाती है, कथन कहा जाता है अन्य को संबोधित करके, तो अन्योक्ति अलंकार हो जाता है। चलिए अगला है जा तनकी झाई परे श्याम हरित दुति होय में श्याम का अर्थ क्या है? बताओ, जा तनकी झाई परे श्याम हरित दुति होय में श्याम का अर्थ क्या है? काला रंग, पाप, कृष्ण, तीनों। तो डी विकल्प सही है, श्याम श्लेष से युक्त है। श्याम का रंग, काला रंग भी श्याम का अर्थ है, पाप भी है और कृष्ण भी है श्याम का अर्थ, अर्थात श्याम अनेकार्थी शब्द है, यहाँ पर श्लेष है और तीनों अर्थ को संबोधित कर रहा है। 17वां हो गया। 18वां देखिए, कुल तीय किसकी कुवत नहीं कहती? बताओ, कुल तीय किसकी कुवत नहीं कहती? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कुल तीय, कुल की जो स्त्रियां होती हैं कुलीन, कुल तीय किसकी कुवत नहीं कहती? बताओ, ससुर की, देवर की, जेठ की, ननद की? तो देवर की। ठीक है, कुल तीय किसकी कुवत नहीं कहती है? देवर की। ठीक, चलो अगला, यौवन नृपति प्रवीण में किसमें वृद्धि की है? यौवन नृपति प्रवीण, ये दोहा है, इस दोहे में ने किसमें वृद्धि की है? स्तन मन में, मन नैन में, स्तन मन नैन नितंब में और नैन में। मतलब कामदेव रूपी जो राजा है उसने काय में वृद्धि कर दी है नायिका के। यौवन नृपत प्रवीण, इसमें काय में वृद्धि की गई है, तो नायिका के तीनों में, स्तन, मन और नैन और नितंब, चारों में, 1 2 3 4, इन चारों में कामदेव ने अपना समझकर वृद्धि कर दी है। ठीक है, जैसे राजा अपने राज्य को बढ़ाते हैं वैसे ही। अगला है, भगवान ने कौन सी आदत भुला दी है जिसके लिए बिहारी कहते हैं? भगवान ने अपनी कौन सी आदत भुला दी है जिसके लिए बिहारी कहते हैं? बताओ, पतित का उद्धार करने की, दुष्टों का नाश करने की, मुक्ति प्रदान करने की, थोड़े गुणों पर रीझने की। बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। भगवान ने अपनी कौन सी आदत भुला दी है जिसकी शिकायत बिहारी लाल करते हैं? तो भगवान ने ये कह दिया है, क्या कर दिया है? पतित भगवान ने थोड़े गुणों पर रीझने की आदत भुला दी है।
पहले भगवान थोड़े गुणों पर रीझ जाते थे, अब नहीं रीझते। द विकल्प सही है। को छुट्यो एह जाल पर कत कुरंग अकुलात। को छुट्यो एह जाल पर कत कुरंग अकुलात में जाल किसे कहा गया है? प्रेम को, सौंदर्य को, सांसारिक मोह माया को, काम को? बताइए। को छुट्यो एह जाल पर कत कुरंग अकुलात, इसमें पूछा गया है को छुट्यो एह जाल पर कुरंग अकुलात। इसमें पूछा गया है जाल किसे कहा गया है? तो जाल कहा गया है सांसारिक मोह माया को। ठीक है, किसे कहा गया है? सांसारिक मोह माया को कहा गया है। 21वें प्रश्न का सविकल्प सही हो जाएगा। 22वां, दई दई कत करत है दई दई सु कबूल। बताइए, बहुत बढ़िया। दई दई कत करत है दई दई सु कबूल में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, संदेह। बताइए, अन्योक्ति, कौन सा अलंकार है? दई दई। 22वां प्रश्न है, बहुत बढ़िया। तो दई 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 यमक है, दई दई और दई दई। ठीक है, कौन सा है? यमक, ब। चलिए अगला देखो, 23वां प्रश्न। जुबत जौन में मिल गई ने कुन परत लखाई में नायिका क्यों नहीं दिखाई पड़ रही? बताओ। इस दोहे की बात हो रही है। जुबत जौन में मिल गई ने कुन परत लखाई। जुबत माने युवती, जौन माने जुनैया, जुनैया माने चंद्रमा, में मिल गई, युवती चंद्रमा में मिल गई, जुनैया में मिल गई। ठीक है, अंधेरे के कारण, कमजोर होने के कारण, चांदनी के कारण, घूंघट के कारण। तो अब आप अपने आप समझ गए होंगे, काय के कारण चंद्रमा में मिल गई, तो काय के कारण मिल गई? चांदनी के कारण। ठीक है, चंद्रमा की चांदनी में युवती घुल गई, दिखाई नहीं दे रही है कि युवती है कहाँ। ठीक है, इतनी जैसी चंद्रमा की रोशनी, जैसी चंद्रमा की चांदनी, वैसा ही रंग नायिका का, दोनों मिलके एक हो गए। गुणत पथिक मोहमाह निश चलत होता है कि लुबे उहुगाम। सुनकर नायक को क्या ज्ञात होता है? गुणत पथिक मोहमाह निश चलत लुबे उहुगाम। चलत लुबे उहुगाम, ये एक्स्ट्रा लिख के आया है इतना। चलत लुबे, चलत लुबे, चलत लुबे, चलत लुबे, ये भी एक्स्ट्रा ही है। चलत लुबे वही गांव सुनकर नायक को क्या ज्ञात होता है? उसके गांव में गर्मी पड़ रही है, उसकी नायिका गृह में जल रही है, उसकी नायिका अभी जीवित है, उसकी नायिका मर गई है। बताओ। 34वां, इस पंक्ति से क्या नायक को क्या ज्ञात होता है? उसकी नायिका अभी जीवित है, उसकी नायिका अभी जीवित है। ठीक है, सब विकल्प सही है, उसकी नायिका अभी जीवित है। 24वां प्रश्न हो गया। अब देखो 25वां प्रश्न। मुरली छिपाई थी, मुरली छिपाई थी प्रेम रस के लिए, काम रस के लिए, हास्य रस के लिए, बत रस के लिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सोह करे भौहन हंसे देन कहे नट जाए। उसी दोहे से प्रश्न है ये। मुरली छिपाई थी प्रेम रस के लिए, काम रस के लिए, हास्य रस के लिए, बत रस के लिए। बत रस के लिए छुपाई थी। बत रस का मतलब बातों से रस लेने के लिए, बातों से रस का मतलब बातों से आनंद लेने के लिए मुरली छुपाई थी। ठीक है, अगला है 26वां। पत्रा ही तिथ पाए वा घर के चहुपास, क्योंकि वहाँ हर समय अंधेरा रहता है, हर समय पूर्णिमा रहती है, हर समय सूरज रहता है, हर समय बरसात रहती है। 26वां प्रश्न बताओ। पत्रा ही तिथि पाइए बा घर के चहुपास, क्योंकि वहाँ हर समय पूर्णिमा रहती है। क्या रहती है? हर समय पूर्णिमा। अगला देखिए, 26 हो गया। 27वां बिहारी सतसई स्पेशल। बिहारी सतसई। आड़े दे आले वसन जाड़े हूँ की रात, और जाड़े की रात में गीले वस्त्र सामने लगाकर नायिका की सखियाँ नायिका से मिलने क्यों जाती हैं?
बताओ, जाड़े की रात में, जैसे अभी जाड़े की रात है और गीले वस्त्र सामने लगाकर नायिका की सखियां नायिका से मिलने जाती हैं, नायिका की सखियां नायिका से मिलने जाती हैं और अपने सामने गीले वस्त्र लगा लेती हैं। जाड़े की रात है फिर भी गीले वस्त्र लगा लेती हैं, क्यों? क्यों? नायिका के कहने पर, नायिका को विरह से बचाने के लिए, विरह की अग्नि के ताप से बचाने के लिए, और प्रेम के कारण। बताओ, काय के लिए? काय के लिए? तो नायिका विरह की अग्नि के ताप से बचने के लिए, मतलब नायिका विरह की अग्नि में ऐसे जल रही है कि गीले वस्त्रों को भी सुखा देती है, इसलिए गीले वस्त्र लगा के जा रही है। वाह भाई वाह, बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बिहारी किस कुल में उत्पन्न हुए? द्विज कुल में, वैश्य कुल में, क्षत्रिय कुल में, शूद्र कुल में? तो बिहारी द्विज कुल में, ठीक है। चलिए, अब विकल्प सही है। देखो, एक भैया जी ने ये कहा था, कमेंट किया था कि द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, तीनों को भी कहते हैं, कैसे कहते हैं ये सर बता दें। आज हमने कमेंट बॉक्स में, कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज कहते हैं, ठीक है। शूद्र को द्विज नहीं कहते हैं। इसका इसलिए इन तीनों को द्विज कहा जाता है कि पहले ना आदिकाल में शिक्षा प्रारंभ होती थी तो इन तीनों का उपनयन संस्कार होता था। एक जन्म माता पिता ने दिया और दूसरा जन्म शिक्षा के लिए, उपनयन संस्कार। ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार होता था, क्षत्रियों का भी होता था और वैश्य का भी होता था। मतलब इन तीनों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, शूद्रों को नहीं था। तो इसलिए इन तीनों को द्विज कहा गया। एक जन्म इनके माता पिता ने दिया, दूसरा जन्म शिक्षा के लिए जब ये गए तो जो संस्कार हुआ वो इनका दूसरा जन्म माना जाता था। दो जन्म हो गए, द्वि माने दो, ज माने जन्म। जिसका दो बार जन्म हो उसे द्विज कहते हैं। जैसे नाखून द्विज, केश द्विज, दांत द्विज, ठीक है, चंद्रमा द्विज, ठीक। तो ये द्विज हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विज, ठीक। तो ये नायिका के नेत्र किसके नीके, किससे नीके हैं? 29वां प्रश्न, नायिका के नेत्र किससे नीके हैं? बताओ, खंजन से, कमल से, हिरणी से, मछली से? तो हिरणी से नीके बताए हैं बिहारी लाल ने। हिरणी के नेत्रों से भी नीके नेत्र हैं नायिका के, ठीक। अगला चलिए, नायिका और नायक भरे भवन में क्या करते हैं? भरे भवन में करत हैं आंखें नहीं सो बात। नायक और नायिका भरे भवन में क्या करते हैं? हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, नेत्रों से बात करते हैं, नाराज होते हैं। तो नेत्रों से बात करते हैं, भरे भवन में करत हैं आंखें नहीं सो बात, ठीक है। अगला देखो, 31वां, नायिका को गुरुजनों के बीच बैठा देखकर श्याम ने क्या किया? नायिका गुरुजनों का मतलब अपने से बड़े, उनके बीच में श्याम ने क्या किया? मुस्कुराए, कमल को शीश से लगाया, नायिका को आरसी में देखा, मौन होकर देखते रहे। तो क्या किया? कमल को शीश से लगाया, ठीक है। वह विकल्प सही है। 31 हो गया। 32वां देख लो अब, मुख पर दिठौना लगाने से क्या हुआ? मुख पर दिठौना लगाने से क्या हुआ बताओ? दूनी नजर लग गई, नजर लगना बंद हो गई, बदसूरत लगने लगी, कुछ भी नहीं हुआ। मुख पर दिठौना लगाने से क्या हुआ? अब पहले तो दिठौना का अर्थ क्या होता है? दिठौना का अर्थ होता है टीका। टीका का अर्थ, दिठौना का मतलब होता है काजल का टीका। नायिका की सखी ने नायिका को काजल का टीका लगा दिया। ऐसे काजल का टीका लगाया जाता है माथे पर कि नजर न लगे। तो नायिका बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो नजर न लगे इसलिए नायिका की सखी ने काजल का टीका लगा दिया। और वो काजल का टीका इतना अच्छा लगने लगा कि उसे दोगुनी नजर लगने लगी। मतलब क्या होता है, टीका लगाकर और ज़्यादा सुंदरता बढ़ती है। तो उसके चेहरे की सुंदरता नायिका की पहले थी उससे और ज़्यादा सुंदर लगने लगी। तो जितनी नज़र पहले लग रही थी उससे दोगुनी नज़र लगने लगी। लगाया था नज़र से बचाने के लिए, नज़र से बचाने के लिए, नज़र लग जाती है, उस नज़र से बचाने के लिए दिठौना लगाया था, टीका। लेकिन हो गया क्या? उल्टा, दूनी नज़र लग गई। नज़र क्या हो गई? दूनी लगने लगी। 32वां प्रश्न,
ठीक है, नजर कैसी लगी, कितने गुनी लगने लगी, दूनी नजर लग गई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जेठौना समझ गए होंगे आप क्या होंगे। बिहारी लाल के दोहों से सतसई से आधारित प्रश्न है ये। ठीक है, इसलिए आपने यदि पढ़ी है तो बहुत अच्छे से उत्तर आप दे सकते हैं, नहीं पढ़ी है तो कठिनता लगेगी आपको। कपूर और हींग मिलाकर रखने पर क्या होता है। कपूर उड़ जाता है, हींग में कपूर की सुगंध आ जाती है, कपूर हींग बन जाता है, हींग में कपूर की सुगंध नहीं आती। बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। बिहारी लाल को बहुत सारी जानकारी थी, ज्योतिष की जानकारी थी, नीति की जानकारी थी। बताइए, कपूर और हींग मिलाकर रखने पर क्या होता है। कपूर उड़ जाता है, बिल्कुल नहीं। हींग में, जो बिहारी लाल ने कहा है उसके अनुसार, हींग में कपूर की सुगंध आ जाती है, नहीं। कपूर हींग बन जाता है, हींग में कपूर की सुगंध नहीं आती। कपूर और हींग मिलाकर रखो पास पास, तो कपूर की सुगंध हींग में नहीं आएगी, क्योंकि हींग अलग से प्रसिद्ध है और हींग नगरी है हाथरस। ठीक है, बहुत अच्छी हींग मिलती है। आपको हींग चाहिए तो हाथरस जरूर आइए और हाथरस से हींग लेके जाइए, एकदम बहुत बढ़िया। यदि आप रख लोगे गाड़ी में, इतनी सी हींग रख लोगे तो गाड़ी पूरी सुगंधित हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी हींग आती है, बहुत अच्छी। ठीक है, चलिए, घुटी न शिशुता की झलक, झलक क्यों जोवन अंग में, कवि ने वर्णन किया है। 34वां प्रश्न, घुटी न शिशुता की झलक, झलके और जोवन अंग में कवि ने वर्णन किया है। बचपन का, यौवन का, वयसंध का, सौंदर्य का। घुटी न शिशुता की झलक, ठीक है, शिशुता की झलक, झलके और यौवन अंग, यौवन शिशु और यौवन, शिशु और यौवन वयसंध, दोनों के मेल का वर्णन है। शिशुता जा रही है और यौवन आ रहा है। ठीक है, चलिए भैया 34 हो गए। 35वां देखो फटाफट, 35वां देख लो क्या है। कांटे की तरह हृदय में क्या कसकती है। बात, नजर, भां, चितवन। कांटे की तरह हृदय में क्या कसकती है, तो कांटे की तरह हृदय में कसकती है भौं। इसकी भौएं ऐसी हैं कि हृदय में कांटे की तरह कसकती हैं, नायिका की भौएं। ठीक है, वो तो अच्छा था कि तब ब्यूटी पार्लर नहीं थे और नायिका थ्रेडिंग नहीं करवाती थी, और यदि ऐसा करवाती होती तो पता नहीं क्या होता। मोह मन मोहन रूप मिले पानी में को लौन में कौन सा अलंकार है। ठीक है, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत। बताओ, बताइए कौन सा अलंकार है, तो उसमें दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है, दृष्टांत। मोह मन मोहन रूप मिल पानी को, अगला है सोह तोड़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनोह नीलमण शैल पर आतप प्रयोग प्रभात में कौन सा अलंकार है। बहुत प्रसिद्ध है, मनोह, मनोह ये आ गया, मनोह उत्प्रेक्षा। ठीक है, सब विकल्प सही है। अगला देखो 37 हो गए। 38वां देख लो, बिहारी सतसई पर प्रभाव है। बिहारी सतसई पर गाथा सप्तशती, विक्रम सप्तशती, मथुराम सप्तशती या श्रृंगार सप्तशती। बताइए, सप्तशती, गाथा सप्तशती का प्रभाव है। ठीक, अगला चलिए 39वां, गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है। संस्कृत की है, प्राकृत की है, हिंदी की है, ब्रज की है। तो गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा की है। ठीक है, कौन सी भाषा की है, प्राकृत भाषा की है। ठीक है, अगला चलिए 700 मुक्तकों की रचना क्या कहलाती है। जिस रचना में 700 हो, दोहे हो या कोई भी छंद हो, 700 मुक्तकों की रचना क्या कहलाती है। शतक, पंचाशिका, सप्तशती या सतसई। बिल्कुल सही है, या ये कह लो या ये कह लो, एक ही बात है। ठीक है, चलो, राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। 41वां देखो, नायिका के पैर किस कारण सीधे नहीं पड़ रहे हैं। आभूषणों के कारण, मद्यपान के कारण, शोभा के कारण, नींद के कारण। तो शोभा के कारण नायिका के पैर सीधे नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, डगमगा रही है। चलिए, चलो भैया अगला, फूल्यो अनफूल्यो भयो गवई गांव गुलाब। फूल्यो अनफूल्यो भयो गवई गांव गुलाब में गवई, गांव से क्या तात्पर्य है। गुणगान, गुणहीन, अशिक्षित, ग्रामीण। बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार। गवई का अर्थ क्या है, गुणहीन। ठीक है, क्या है, गुणहीन। वह विकल्प सही है। 43वां देख लो, विषय
तृषा परिहर अजौ नर हर के गुण गाओ। बहुत बढ़िया। विषय तृषा, विषय रूपी तृषा, परिहर अजौ नर हरि के गुण गाओ। नर हरि के गुण गाओ में नर हरि कौन है? नरसिंह, कृष्ण, राम, पुरुष सिंह। नर हरि का अर्थ पूछा गया है इस पंक्ति में। ये एक दोहे की पंक्ति है। इस पंक्ति में नर हरि का अर्थ क्या है? तो नर हरि का अर्थ है या नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान, ठीक है, जिन्होंने अवतार लिया था प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। उनकी बात हो रही है यहाँ पर, कृष्ण की नहीं, ठीक है। चलिए अगला है अब देखिबो मुरारी में मुरारी कौन है? अब देखिबो मुरारी में मुरारी कौन है? तो इसमें मुरारी विष्णु हैं, ठीक है। कुछ स्थानों पर मुरारी कृष्ण भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को एक ही अर्थ में लिया जाता है। ये दोनों ही विकल्प सही हो सकते हैं, ठीक। चलो अगला है पग पग प्रयाग कहाँ होता है? पग पग प्रयाग कहाँ होता है? हर कदम पर प्रयागराज कहाँ होता है बताइए? ब्रज में, ब्रज में, ब्रजकेल में, ब्रजकेल निकुंज में, ब्रजकेल निकुंज मग में। बताइए पग पग प्रयागराज वाले बताओ, पग पग पर प्रयाग कहाँ होता है? आपका प्रयागराज तो एक है, हमारे यहाँ तो पग पग पर प्रयागराज है हमारे ब्रज में। ब्रज में कहाँ? ब्रजकेल निकुंज मग में पग पग पर प्रयाग है। एक कदम रखोगे तो एक प्रयागराज, दूसरा कदम रखोगे तो दूसरे प्रयागराज में, तीसरा कदम क्योंकि भगवान कृष्ण ने, लाडली राधा ने यहाँ पर प्रेम क्रीड़ाएं की हैं, बाल लीलाएं की हैं, तो यहाँ पग पग पर प्रयागराज जैसी पवित्रता और दिव्यता है। घूंघट पट में क्या चमचमाता है? घूंघट पट में तिलक कहना, चंदन का तिलक, चंचल नयन, इनमें से कोई नहीं। तो घूंघट के बीच में चंचल नयन, चमचमात चंचल नयन, ठीक है, चमचमा रहे हैं क्या? चंचल नयन। नायिका के चंचल नयन ऐसे चमचमा रहे हैं घूंघट में से जैसे पानी के बीच में से मछलियां। चतुर अहेरी मार ने नागर नरों का शिकार करना किसे सिखाया है? काननचारी नैन मृग को, काननचारी मृग को, काननचारी नैन को। अब सब दो ही विकल्प दिए हैं, तीन ही विकल्प है, एक विकल्प तो छूट ही गया है, तो बता दीजिए। चतुर अहेरी, इसमें कौन सा सही होगा? काननचारी नैन मृग, पहला ही सही हो जाएगा, अब विकल्प सही है। 47वां प्रश्न, ठीक, फटाफट 50। 47 हो गए। 48वां देख लो। कृष्ण के बंसी अधर पर रखते ही उस पर किसकी ज्योति पड़ती है? कृष्ण के बंसी अधर पर रखते ही, जैसे ही कृष्ण अपनी ओठों पर बंसी रखते हैं तो काय की ज्योति पड़ती है? पट की, ओठ की, दृष्टि की, ओठ दृष्टि पट की, तो ये तीनों की पड़ती है, ओठ दृष्टि और पट, ठीक है, की ज्योति पड़ती है, ठीक है, तीनों की ज्योति पड़ती है, तब विकल्प सही होगा। 48वां हो गया। 49वां, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन है? रनित भृंग घंटावली, भृंग, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन है? बसंत का, वर्षा का, शीत का, शरत का, तो बसंत ऋतु का वर्णन है, ठीक है। किसका वर्णन है? बसंत ऋतु का। बहुत बढ़िया है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अगला, व्याकुल होकर कौन एक जगह बसते हैं? व्याकुल होकर, परेशान होकर सब एक जगह कौन बसता है बताओ? अहे, मयूर, मयूर नहीं मयूर, मृग और बाघ, मृग, मृग है ये, ठीक है। मतलब व्याकुल है तो व्याकुलता के कारण सर्प और मयूर एक जगह रह रहे हैं और शेर और बाघ एक जगह रह रहे हैं, जबकि एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे को खा जाते हैं, लेकिन फिर भी एक जगह रह रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया आज का क्लास। आज का क्लास टॉप 50, ठीक है, अर्धशतक, एकदम कंटेंट वाली क्लास, बहुत अच्छी क्लास आपको कैसी लगी? मेरे हिसाब से अच्छी थी, आपके हिसाब से कैसी है ज़रूर बताएं। मिलेंगे फिर एक अच्छे से क्लास के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे, राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।